हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें इससे पहले तक आपने न परे नह तक के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। न परे नह और इसी से संबद्ध एक सूत्र एक वार्तिक और था, ये मपरे वा यवल परे यवला वा। वह कहा था कि ह के बाद यदि म हो तो ह से पहले आने वाले म के स्थान पर म ही हो जाता है। ह के बाद यदि य हो तो ह से पहले आने वाला शब्द का अंतिम वर्ण म के स्थान पर भी य हो जाएगा। ह के बाद यदि व हो तो म के स्थान पर व हो जाएगा। ह के बाद यदि ल हो तो म के स्थान पर भी ल हो जाएगा। किल ह्लादयति, किम ह्वलयति, किया, ह्यः इत्यादि उदाहरण हमने देखे थे विकल्प से। और ह के बाद यदि न हो, हनुते इत्यादि, तो ह से पहले आने वाला उस ह से पहले आने वाला जो म है उसके स्थान पर न हो जाता है विकल्प से। किन हनुते इत्यादि नियम जाना था ना इतना सार रूप में। अब हम आते हैं आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ, देखिए एक चीज है, इससे पहले के सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले अष्टाध्यायी में देख लीजिए, निकाल लीजिए। किसी सूत्र से किसी शब्द की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। आद्यन्तौ टकितौ, यहाँ देखिए टश्च, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 मिनट। टश्च कष्ट, ट और क को क्या कहा जाएगा? टकौ। टश्च कश्च इति टकौ। और टकौ इतौ यस्य अथवा ययोः अथवा येषाम, जैसे भी कह दे। टकौ इतौ दोनों तो एक में नहीं होगा। अथवा टकौ इतौ ययोः अथवा टकौ इतौ येषाम ते टकिताः। यहाँ टकितौ खाली कहा है तो ययोः कह दीजिए, ठीक। ट और क जिसके इत हैं, जिसमें ट अथवा क की इत संज्ञा हुई है, वो टकितौ कहलाएंगे, ठीक। क्या कहलाएंगे? टकितौ। तो ये कैसे होंगे? आद्यन्तौ। क्रमशः देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। आदि धन अंत दो हैं और इत संज्ञक वर्ण भी तो कह रहे हैं। आदि में आ जाएगा ट, अंत में आ जाएगा क। बहुत सिंपल सूत्र है। देखिए 2-3 तरह के विधान होते हैं। विधान जो होते हैं ना, वह कभी कभी आदेश के रूप में होता है। तो आदेश जो है उसको व्याकरण शास्त्र में शत्रुवत कहा गया है। शत्रुवत आगम, तो शत्रुवत आदेश, शत्रुवत जो होता है वह क्या होता है? आदेश होता है। मतलब जैसे इक के स्थान पर यण आदेश हुआ ना, तो वह आदेश उस इक के लिए शत्रु के समान काम करेगा, शत्रु के समान कार्य करेगा। यानी इक को हटाकर उसके स्थान पर बैठेगा। ए ओ आई औ के स्थान पर अय अब आय आव यह आदेश हुआ, तो यह उसके लिए शत्रु की तरह काम करेगा, यानी उसको हटाकर उसके स्थान पर बैठेगा। ए ओ आई औ हट जाएगा, उसके स्थान पर अय अब आय आव आ जाएगा। पर कहीं कहीं आदेश न होकर के आगम होता है, कहीं कहीं आदेश नहीं होता अपितु आगम होता है। और यह जो आगम होता है वह मित्रवत होता है। जैसे शत्रु आएगा आपके यहाँ तो आपको निपटा के उस आप पर कब्जा करेगा ना शत्रु राजा। पर अगर मित्र है तो आएगा आपके पास में बैठ जाएगा, है ना, आपको अपने सिंहासन से नहीं हटाएगा। तो आगम कैसा होता है? मित्र की तरह होता है। यानी वह आता तो है पर वह जिसके स्थान पर आता है उसको हटाता नहीं, जिसके स्थान पर आता है उसको हटाता नहीं, एडजस्ट हो जाता है। कभी आगे एडजस्ट हो जाता है, कभी पीछे एडजस्ट हो जाता है। तो समस्या होगी, समस्या ये होगी कि हम आगम कर रहे हैं, कोई भी आगम ऐसे बता दें कि यह आगम है,
तो समस्या यह होने लग जाएगी कि कौन से वाले आगम को हम पहले फिट करें, कौन से वाले आगम को हम बाद में फिट करें। अब व्यवस्था तो होने लगेगी ना। चलो यह आदेश नहीं है, आदेश होता तो आदेश में कोई समस्या नहीं थी, उसको हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता। पर आगम है तो यानी उसको हटाएगा नहीं, तो समस्या ये उठी कि हटाएगा नहीं, उसके आगे या पीछे कहीं फिट हो जाएगा, उसके इस तरफ पूर्व में या उसके पर में कहीं फिट होकर बैठ जाएगा। समस्या ये उठी कि बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, कब वह आदि में बैठेगा, कब वह अंत में बैठेगा। तो उस व्यवस्था के लिए भगवान पाणिनि जी ने केवल 3 ही प्रकार के आगम बनाए, केवल 3 ही प्रकार के आगम बनाए। जो कुछ भी आगम होगा, जो कोई भी आगम होगा, वह आगम या तो कैसा होगा, टित होगा, या तो कित होगा, या तो मित होगा। अभी इस मित वाले की बात इस सूत्र में नहीं कही गई है, आद्यंत उठकितो, ठीक। वह जहां पर आएगा मित की बात वहां बताया जाएगा, मिदछोन्त्यात् परः वाला नियम, ठीक। पर टाकितौ में टित और कित की बात बताई गई है। टित क्या होता है, हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो, तो टित को जरा ध्यान से देखिए। टित में आपको ये चीज दिखाई पड़ रहा होगा, टा धन इत, और कित में क्या दिखाई पड़ रहा है, क धन, ठीक। तो टित और कित का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जिसमें ट की इत संज्ञा हुई हो वह टित है, ठीक। जिसमें भी ट की इत संज्ञा हुई हो वह टित है। अच्छा ये तो आगम है, यह आगम है, प्रत्यय तो है नहीं। तो ट की इत संज्ञा, प्रत्यय में ट की इत संज्ञा पहले वर्ण के रूप में भी हो सकती है चुट्टू से, आगम में तो चुट्टू लगता नहीं, तो यानी ट की इत संज्ञा होगी तो व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करने के लिए केवल एक ही नियम है, हलंत्यम। यानी ऐसा आगम जिसके अंत में ट रहा हो, जिसके अंत में ट रहा हो और उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हुई हो, ठीक। जिसके अंत में ट दिखाई पड़ता हो उसमें हलंत्यम से इत संज्ञा हो सकती हो, वह आगम टित है, टित वाला है, ठीक। जिसमें क दिखाई पड़ रहा हो उस क की इत संज्ञा हलंत्यम से हो रही हो वह कित है, ठीक। कित, क की इत संज्ञा वाला, जिसमें क की इत संज्ञा होती हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, अट, नुट, है ना, अभी आ रहा है ये धुट, ये देखिए धुट आया ना। ऐसे कुछ आगम है जिसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ट, जिसकी क्या हो जाएगी, किस सूत्र से, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी ना। हलंत्यम कहता है चाहे वह धातु हो, सूत्र हो, गण हो, उणादि हो, वाच्य हो, लिंगानुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो, आदेश हो। आगम की भी बात करता है वो, सभी उपदेश हैं, सब में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ट की इत संज्ञा होती हो वह क्या है, टित है ना। ट की इत संज्ञा हुई तो वह क्या है, टित है। अच्छा जिसमें क की इत संज्ञा होती है वह कित है। जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूं, चलिए कुक, अभी आएगा गुणों, कुक टुक सरी, आगे वो सूत्र आएगा, ये रहा, ये रहा, देखिए कुक और टुक दोनों है ना। चलिए कुक भी दे देते हैं, टुक भी दे देते हैं, और नुक भी दे देते हैं, वो विधुनने जुक दे देते हैं, ठीक। आरती हिरी लिबली पुनु इचमायाताम पुंगड़ऊ से पुक भी होता है एक। ऐसे कुछ आगम होते हैं, ठीक। पुक, जुक, वुक, नुक, सब में क्या दिखाई पड़ रहा है, का की संज्ञा होती है ना सब में हलंत्यम से। जिसमें का की संज्ञा हुई वह कुक, टुक, नुक इत्यादि कित है कि नहीं, कित है, ये बात समझ रहे हैं। जिसमें ट की संज्ञा हुई दुट,
अट, आट, नुट इत्यादि जो हैं वह क्या है? टित है। ठीक, अब क्या है टित, क्या है कित, यह आप जान गए है ना? तो टित और कित जिसके स्थान पर हो रहे होते हैं वे क्रमशः उसके आदि और अंत में बैठ जाते हैं, उसको हटाते नहीं। ठीक, स्पष्ट है? आद्यंतौ टकितौ का अभिप्राय स्पष्ट है ना? यहाँ टकितौ में क्या कहता है? टित और कित, ट और क की जिसमें इत संज्ञा हुई हो, ट अथवा क की जिसमें इत संज्ञा हुई हो, वह क्रमशः आदि और अंत में बैठता है। ठीक, यानी कोई भी आगम हो रहा है जिस आगम में आपको ट दिखाई पड़ रहा है, धुट नुट इत्यादि जो आगम होगा उस आगम में आपको ट दिखाई पड़ रहा है, तो वह आगम जिसके स्थान पर हो रहा है उससे पहले बैठ जाएगा आदि में। ठीक, और अगर कहीं भी आगम हो रहा है तो वह आगम जिसको हो रहा है, कित आगम, क की संज्ञा वाला, नुक टुक कुक इत्यादि जो आगम है, नुगतो अनुनासिकांत से नुक होता है, चंक्रम्यते जंग्रम्यते जंगम्यते इत्यादि में। फिर उसके बाद रीक ऋध पधस्य च, रीक आगम होता है, रीक उसमें भी क की संज्ञा है, जरी गृह्यते दरी दृश्यते अभ्यास को हो रहा है, तुम्हारा री री बाद में जुड़ता है। ठीक, रीक हो, नुक हो, धुक हो, फिर इसके बाद बुक हो, जुक हो, बुक हो, कोई भी आगम हो जिसमें भी क की संज्ञा दिखाई पड़ती हो, वह आगम कैसा होगा? अंत में बैठेगा। देखिए ट और क दो बात कही है, आदि और अंत दो बात कही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यही वृत्ति में देख लीजिए लिखा है टित कितौ, टकितौ को ही थोड़ा विस्तृत करके टित कितौ कह दिया। टित और कित ये दोनों यस्य, यस्य का मतलब जिसके स्थान पर, यस्य में षष्ठी लगी है ना, यस्य में षष्ठी लगी है, तो यस्य का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके स्थान पर कहे गए हैं। जिसके स्थान पर टित और कित होने को कहा गया है तो वह उसके स्थान पर नहीं होगा, उसका क्रमशः आदि और अंत अवयव बन जाएगा। आदि और अंत अवयव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? उदाहरण से समझाएंगे हम। उदाहरण से पहले ये तो केवल इतना है ना, कित और कित कुछ उदाहरण अपने बुद्धि में बैठा लिए होंगे, यहाँ हम मिटा देते हैं। मित वाली बातें जहां आएंगी वहां मिथुन सूत्र आपको समझाया जाएगा। ठीक, अब जो प्रसंग आ रहा है, प्रसंग ऐसा है कि ऐसा यहां समझिएगा, है मूलतः प्रांग धन षष्ठा। क्या है? प्रांग षष्ठा। ये प्राड मत पढ़िएगा, यहाँ ग है, कुछ डॉट हो सकता है, किसी किसी को छोटा दिखाई पड़ रहा है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, प्रांग षष्ठा ऐसा है। अब यहां पर नियम आया, गुणो, गुणो में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी द्विवचन, नश्च णश्च इति गणौ तयोः गणोः। ठीक, न और न ये दोनों मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व बन जाएगा गण, नश्च णश्च गणौ तयोः गुणोः। न और न ध्यान दीजिएगा, न और न के बाद यानी ङ और ण के स्थान पर होगा जो कुछ भी, गणों में षष्ठी लगी है ना? तो जो कुछ भी विधान किया जाएगा वह किसके स्थान पर होगा? ङ और ण के स्थान पर होगा। पर ङ और ण के बाद क्या आना चाहिए? शरी में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति जहां लगी होती है कार्य उससे पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, है ना? सप्तमी जहां लगी होती है कार्य उससे पूर्व के स्थान पर होता है, यानी शर जहां है, शर मतलब क्या होता है? ये नहीं, ठीक, शर मतलब ये होता है, ठीक, ये तीनों होता है कि नहीं? सर हो जाएगा।
तो ङ और ण कहाँ होने चाहिए? इस स्वर से पूर्व में होने चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी विभक्ति से इसमें निर्देश किया गया है। सप्तमी विभक्ति जहां लगी हुई आपको दिखाई पड़ रही हो, वहां आपको क्या करना है? इस शर से पूर्व में, इस शर से पूर्व में आने वाले ङ और ण के स्थान पर क्रमशः कुक और टुक आगम हो जाता है। क्रमशः ऐसा कैसे आया? दो के स्थान पर हो रहा है, दो ही हो रहा है, तो यथा संख्यम अनुदेशत समानाम, ऐसा नियम बता देगा कि अगर सम संबंधी विधि है तो वह क्रमशः ही होती है। ङ और ण भी दो है, कुक और टुक भी दो है, तो ङ के स्थान पर कुक और ण के स्थान पर होगा ना? स्पष्ट है? अब देखिए, यहां फिर से मैं सूत्र से ही सूत्र का अर्थ बता रहा हूं, वृत्ति नहीं है, वृत्ति में तो छोटे से लिखा ही है, वास्ता विकल्प से होगा। चलिए निकाल लीजिए इसको अष्टाध्यायी में। गणो कुक टुक शरी 8 3 28 नंबर निकालेंगे तो गणो टुक कुक टुक शरी मिला 8 3 28 में। उससे पहले कहीं वाह कही गई है या अन्य तरह से? हे मपरे वाह, हे मपरे वाह, वहां से वाह की अनुवृत्ति आ जाएगी ना। तो अब देखिए, गणो कुक टुक वा सरी, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, ङ और ण के स्थान पर कुक और टुक हो जाते हैं। अब किसके स्थान पर कौन होगा? यह यथा संख्यम अनुदेशा समानाम बता देगा कि अगर दो के स्थान पर दो हो रहा है तो उसी सीरियल से कर लीजिए, क्रमशः कर लीजिए। पहला ङ है, उसके स्थान पर कुक, ण है, उसके स्थान पर टुक। ठीक है? ङ और ण के स्थान पर क्रमशः कुक और टुक हो जाते हैं यदि वह ङ और ण शर से तुरंत पूर्व में आता हो तो। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। स्पष्ट है? सूत्र से ही सूत्र का अर्थ निकल रहा है ना? ठीक है, यही सीखना है आपको। पूरा लघु कौमुदी होते होते आप सूत्र से सूत्र का अर्थ निकालना सीख जाए, फिर इसके बाद जब काशिका की श्रृंखला शुरू होगी, काशिका की सीरीज शुरू होगी, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि शर से पूर्व में आने वाले ङ और ण के स्थान पर क्रमशः कुक और टुक हो जाया करता है। हो जाएगा ना? इतना कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं, इस पर देखते हैं थोड़ा ध्यान से। यहां ङ दिख रहा है कि नहीं? उसके तुरंत बाद शर आ रहा है कि नहीं? ग हो, उसके तुरंत बाद हो शर, ग के तुरंत बाद शर हो या ण के तुरंत बाद शर हो, तो फिर क्या हो जाएगा? ङ और ण के स्थान पर कुक और टुक हो जाएगा। अब समस्या हुई, ङ के स्थान पर क्या आए? क्रमशः कुक आएगा कि नहीं? उसी के आधार। अब यह जो कुक है यह आदेश नहीं है, आगम है। ठीक, यह आगम है। आगम और आदेश में अंतर होता है कि आदेश जो हुआ, मैंने बताया तब आप नहीं आए थे, थोड़ा विलंब से क्लास में है। आगम और आदेश में यह अंतर होता है कि आगम जो होता है वह मित्र की तरह होता है और आदेश जो होता है वह शत्रु की तरह होता है। जैसे इको यणचि में आप देख रहे थे, इक के स्थान पर यण आदेश हुआ, यानी इक को हटाकर हुआ, इक हट गया। एचो यवायावह इत्यादि आप देखें, अभी तक जितने भी संधि के नियम पढ़ रहे थे, आपने देखा कोई एक वर्ण हटा करके उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ गया, तो वह था आदेश। जो स्थानी को हटाकर जिसके स्थान पर आ रहा है उसको हटाकर तब आएगा। ठीक, पर आगम जो होता है वह जिसके स्थान पर होता है उसको हटाता नहीं, उसको रहने देता है, उसके पहले या बाद में कहीं बैठ जाता है। ठीक, उसके पहले या बाद में कहीं बैठ जाता है। यह कुक जो है यह आगम है, यह आगम। अच्छा, आगम कौन होता है, कैसे पहचाना जाए कि कौन आगम है कौन आदेश है? तो ज्यादातर
किसी के स्थान पर कित और कित अगर कहा गया है तो वह आगम ही होता है ज्यादातर समय। ठीक, अगर उसमें क की संज्ञा दिखाई पड़ रही है और वह किसी के स्थान पर हो रहा है तो वह आदेश नहीं है, वह आगम ही है। ठीक, और ट की संज्ञा दिखाई पड़ रही है, वह किसी के स्थान पर हो रहा है तो वह आदेश नहीं, आगम ही होता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब देखिएगा यहाँ जो कुक हो रहा है, यह कुक किसके स्थान पर होना चाहिए? सूत्र के आधार पर ग और ण के स्थान पर होना चाहिए। वह ग और ण शर से पूर्व में हो, ऐसे ग और ण के स्थान पे। ये देखिए ग सर है कि नहीं? सर है, सर से पूर्व में ग है तो ग को कुक आगम हुआ। कुक आगम में की संज्ञा होती है कि नहीं? क की हलंतम सहित संज्ञा हो सकती है कि नहीं? तो यह क की संज्ञा होने के कारण कैसा है? कित। कित है कि नहीं? क की इसमें संज्ञा हुई इसलिए यह है कित। तो आद्यंतौ टकितौ इस नियम के आधार पर यह ग से पहले बैठेगा कि ग के बाद में बैठेगा? अंत में बैठेगा ना। कित, कित होता तो वह ग से पहले आ जाता, कित है तो वह ग से बाद में। ठीक है, आद्यंतौ टकितौ का यही अभिप्राय। ठीक, कि टित आगम हो या कित आगम हो तो वह आदि में और अंत में होता है। कित होता तो वह आदि में बैठता, कित है तो वह अंत में बैठेगा। अभी आप ये दोनों उदाहरण जो देख रहे हैं ये कित के ही हैं। अभी आपको टित का भी उदाहरण मिलेगा तो आप अंतर समझ पाएंगे। धुट का उदाहरण अभी आगे आएगा तो आप जानेंगे कि धुट आगम कैसे हुआ, है ना। और कुक और टुक का भी समझ लीजिए। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब देखिए, बिल्कुल मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां देखिएगा है क्या? मूल रूप से प्रांग है, उसके बाद है षष्ठा। ठीक, प्रांग है, षष्ठा है। या ग और ण में से कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? तो ग कुक टुक सरी खाएगा, तुरंत बाद में शर भी दिखाई पड़ रहा है। तो ग कुक टुक सरी कहेगा कि ग है तो कुक आगम, ण है तो टुक आगम हो जाना चाहिए। तो ग था इसलिए हमने यहाँ पर कुक आगम कर दिया। यह कुक आगम ग को हटाएगा नहीं, ग के बाद बैठ जाएगा। ठीक, कुक में से क की संज्ञा अंतिम से हो जाती है और उ की संज्ञा उपदेशे अनुनासिक इत से हो जाती है ना। और बचा प्रांग षष्ठा, हो गया प्रांग षष्ठा। बस इतने तो है, बन गया। ग और ण को कुक और टुक आगम होता है विकल्प से। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा कि क और श इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर कुछ बन जाया करता है, बन जाया करता है ना। कैसे बन जाता है? जैसे देख लीजिए, यहां मैं जोड़ कर लिख देता हूं प्रांग, ये रहा ये क और श जुड़ने पर ऐसा ठ बन जाया करता है। ठीक, क और श जुड़ने पर ऐसे बन जाया करता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा हो जाएगा, षष्ठा षष्ठा षष्ठा। ठीक, क और श, क्ष। ठीक है, आप लोग उसको छ बोल देते हैं, छ नहीं है। तो ये क्या है? अगर उसको छ बोलोगे तो ये क्या है भाई? ठीक, प्रांग षष्ठा, षष्ठा। ठीक है, वो आपको लिखने का तरीका बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया। ये आप मत सोचिए कि कौन दूसरा अक्षर आ गया, है ना। जैसे आप देख लीजिए, रहता है द, इसमें जुड़ता है य, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, पर इसका लिखने का तरीका ऐसे बदल गया। ठीक, ये द में नीचे यह जुड़ गया और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया तो और जल्दी जल्दी में। आप जल्दी जल्दी में देखिए, ऐसे पहले तो द ऐसे लिखते थे, फिर यह ऐसे लिखते थे, अलग अलग लिखने के लिए। पर
या जो होता है अपने अगर उससे पहले हलंत है तो उसमें जुड़ जाया करता है, इसलिए लोग ऐसे जोड़ के जल्दी जल्दी में लिखने शुरू किए। ऐसे इसी में ही यह जोड़ के लिखना शुरू किए, दिया हो गया। ठीक, तो अब वैसे ही ता और ता है और इसमें र है, तो जुड़ने पर ऐसा कुछ अलग प्रकार की आकृति बन जाती है ना। तो वैसे ही का है और श है। शारदा लिपि में आप देखेंगे तो शारदा लिपि में तो इसको जैसा का और श अलग लिखा जाता है। शारदा लिपि में देखिए का की आकृति थोड़ी सी बदल जाती है, ये ऐसे हो जाती है क, ठीक, और इसी में श ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसे मतलब लिखने का तरीका है। ठीक, वो मत समझिएगा कि कोनो दूसरा अक्षर आ गया। ठीक है ना। तो प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा, ठीक है। अच्छा, ये जो हुआ न और न को कुक और टुक का आगम, न को कुक आगम हुआ, न को टुक वाला भी आगे बताएंगे। ठीक, न को कुक हुआ वो तो आप जान गए, उसमें आपने पर ये जो आगम हुआ वो वास्ता लिखा है ना, तो जब नहीं होगा तो ऐसा वाला भी बनेगा, कोई आपत्ति नहीं ना। तो ये भी प्रांग षष्ठा भी बनेगा और प्रांग षष्ठा भी बनेगा। अभी एक और बनेगा, एक और बनेगा, वो कात्यायन जी आएंगे वो बताएंगे। त्रयो द्वितीया शरी पौष्कर साधे ऋतुवाच्य, ठीक, वो कात्यायन जी का काम है, अभी वो आएंगे वो बताएंगे। ठीक, पर सामान्यतः इतना तो जान गए ना कि प्रांग षष्ठा यहाँ दो तरह का रूप बनेगा, इसमें ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। अच्छा, बढ़ना वाला उदाहरण भी दे देते हैं आपको, या पहले देख लें उन्होंने क्या कहा है वृत्ति में, उनके हिसाब से ही चलते हैं हम, है ना। चलिए, वास्ता के बाद सीधे कह दिया चयो द्वितीया शरी पौष्करसादे रीतिवाच्यम। पौष्करस इत्यादि कुछ आचार्य हुए हैं, कौन? पौष्करस इत्यादि कुछ आचार्य हुए हैं, उन पौष्करस आदि आचार्यों के मत में चय के स्थान पर, ठीक, चय के स्थान पर द्वितीय हो जाता है। चय के स्थान पर क्या हो जाता है? द्वितीय, यानी उसी वर्ग का दूसरा वर्ण। अब क्या है भाई चय? तो चय मतलब आप जानते हैं, चय मतलब चौथा तक अप, ठीक। चय का मतलब क्या होगा? एक मिनट, यहां आने दीजिए इनको, भाग जाते हैं कभी कभी। चय का तात्पर्य देखिएगा, छ, ट, त, क और प, ये चय है कि नहीं? यानी हर एक वर्ग का पहला वर्ण। चयो द्वितीय क्या कह रहा है? चय के स्थान पर द्वितीय अक्षर हो जाता है, यानी पहले वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाता है। यानी च के स्थान पर छ हो जाता है, ट के स्थान पर ठ हो जाता है, क के स्थान पर थ हो जाता है, क के स्थान पर ख हो जाता है और प के स्थान पर फ हो जाता है, द्वितीय। पर कब? ये चयो द्वितीय का तक अभी आप समझे, चय के स्थान पर यानी चट प के स्थान पर द्वितीय यानी उसी वर्ग का दूसरा अक्षर हो जाता है। चट प के स्थान पर छठ थ ख फ हो जाता है ना, छठ थ ख फ उसी तरह हो जाएगा ना। तो पर कब होगा? यदि उसके तुरंत बाद शर हो तब। ये भी शरी कह रहा था, ये भी शरी कह रहा है, यानी जहां ही नियमों लगेगा वहां यो लगेगा, लगेगा कि नहीं? अब शरी आप कुक आगम करके दिखा लो, कुक का बचेगा का चय है कि नहीं? कुक का चय है भाई, चटा तक अपा में कुक आगम होगा तो कुक का क जो है वो चय है, तो पौष्करस इत्यादि के स्थान पर उसमें क के स्थान पर आ जाएगा ख। आप टुक आगम करोगे, टुक आगम करोगे तो ट आएगा,
शर के पूर्व में। अब शर के पूर्व में चय दिखाई पड़ रहा है तो पौष्करस इत्यादि के मत में उसके जगह पे हो जाएगा ठ। ठीक, ये पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में समझिएगा फिर से, पौष्करस आदि आचार्यों के मत में चय यानी चटा तक कप के स्थान पर द्वितीय यानी उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण छ ठ थ ख फ हो जाता है। कब? ऐसा मानना चाहिए। ठीक, शर यदि उसके तुरंत पर में हो तो। ठीक है, अब चलिए वही फिर से उदाहरण पर आ जाते हैं। ठीक है, उसी उदाहरण पर फिर से आते हैं। आ जाओ प्रभु, चेंज। अब जब देखिएगा यहां ऐसा हुआ, कुक आगम हुआ कि नहीं? तो यहां जो क दिखाई पड़ रहा है वो चय है कि नहीं? चय है। तो इस चय के स्थान पर, क्योंकि तुरंत बाद में शर है, ग था तब तक चय नहीं था, ग था तो वो चय नहीं है ना, चटा तक अपा में ग नहीं आता है। पर अगर उस गणों कुकटुक सरी से कुक आगम कर डाला हमने, कुक आगम हो गया, तो फिर चय के स्थान पर उसी वर्ण का द्वितीय, उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण यानी क के स्थान पर ख हो जाएगा। तो ऐसा वाला भी देख लीजिए, प्रांग है, ख है ना, प्रांग ख आधा रखते हैं, ठीक, और इसी में षष्ठा जोड़ देते हैं, प्रांग षष्ठा। कोई आपत्ति क के स्थान पर ख करने में? अब जरा ध्यान से सूत्र नंबर देखिए, जिसने द्वितीय वर्ण किया है, जिसने भी द्वितीय वर्ण किया है उसका नंबर देख लीजिए, 8 3 28। जिस सूत्र के अंतर्गत जो वार्तिक है वो उसी सूत्र से तो संबद्ध है, तो जो सूत्र का नंबर है वार्तिक का भी नंबर वही आप मानिएगा। यदि सूत्र असिद्ध है तो वार्तिक भी तो असिद्ध है, उस सूत्र के अंतर्गत आने वाला है ना। अब आप बताइए खरीचा का नंबर जरा ध्यान से देखिए, खरीचा खोजिए, 8 4 55, खरीचा पक्का। और इसका क्या नंबर है? 8 3 28। तो फिर एक मिनट, कहा गया, यहां आ जाते हैं, हम दिखाते हैं। यहां देख लीजिए, प्रांक षष्ठा, प्रांक षष्ठा, और फिर उसके बाद प्रांक षष्ठा। आप कहेंगे कि ख हो गया, तो ख के स्थान पर खरीचा से फिर से क कर दीजिए। तो आप कहेंगे, तो वो पौष्करस इत्यादि कह देंगे कि क तो पहले से था ही, कितना बार आप करोगे? आप खरीचा लगाओ, ख को क करो, फिर से हमको चय मिल जाएगा, फिर से हम उसको द्वितीय कर देंगे। यही करते रहोगे का? क्योंकि वो खरीचा कहेगा कि उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण कर दो। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जब ख हुआ तो ख झल है और उसके तुरंत बाद खर है, खप छठा था चटा था कप है ना। झल के तुरंत बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर यानी उसी वर्ग का पहला वर्ण चटा था कप में से कुछ हो जाए, तो ख के स्थान पे क हो जाना चाहिए था। तो पौष्करस इत्यादि कहेंगे करो भाई, तुम करते रहो, हम ख करते रहेंगे, तुम क करते रहना। तो इसलिए मतलब वह द्वितीय वर्ण किया गया है, उसके विधान से ही पता चल जाता है कि अब यहाँ फिर से खरीचा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि यह बात केवल पौष्करस इत्यादि के मत में है, वह द्वितीय वर्ण करना चाहते हैं, इसी से पता चलता है कि अब फिर से प्रथम वर्ण नहीं होगा। ठीक है, बात स्पष्ट है। तो अब यह दोनों आप बना लिए होंगे, प्रांक षष्ठा बन गया ना, द्वितीय वर्ण हो गया पौष्करस इत्यादियों के मत में, तो प्रांक षष्ठा।
जब पुष्करस इत्यादियों का मत नहीं लगा तो क ही रह गया, क और श का संयोग होकर ऐसा बन गया प्रांग षष्ठा। ठीक, कुक का क रह गया। और जब कुक आगम ही नहीं हुआ, क्योंकि कुक आगम भी तो विकल्प से होता है ना, कुक आगम विकल्प से हुआ, जब कुक आगम हुआ तो क मिला, क को ख किया गया। जब कुक आगम हुआ ही नहीं तो ग वैसे का वैसा बचा रह गया प्रांग षष्ठा। तीनों तरह का रूप बनेगा। देखिए, फिर से ध्यान से देखिएगा, गुणों कुक टुक शरी कहता है शब्द का अंतिम वर्ण ग और ण हो, उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द में आपको शर दिखाई पड़ता हो, स में से कुछ दिखाई पड़ता हो, तो आप क्या करेंगे, ग को कुक और ण को टुक आगम विकल्प से करेंगे। तो आपकी मर्जी हो, ग को कुक आगम कर लीजिए, नहीं मर्जी हो तो वैसे वाला ये ऐसे भी रख दीजिए प्रांग षष्ठा, कोई आपत्ति नहीं। पर जब कुक आगम हो जाएगा तो कुक का क बचेगा कि नहीं, ऐसे बाद में हुआ है ना, कुक का क बचेगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, कुक का क बचा, अब चय बच गया कि नहीं, तो चयोदितिया शरी पौष्करसादेरिति वाच्यम। चय के बाद, चय के स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाया करता है, यदि उसके बाद शर प्रत्याहार का वर्ण हो तो पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में तो क को ख करके इस तरह वाला भी बना लेंगे आप। ठीक, तीनों रूप बनाने में कोई कठिनाई? चला ठीक, फिर तीन रूप और बनाते हैं, तीन रूप और बनाते हैं। देखिएगा, गुणों कुकटुक शरी खाली ग की बात थोड़े ना कर रहा था, और भी तो कुछ बात कर रहा था, ण की भी बात कर रहा था ना, किसी भी शब्द का। तो यहाँ प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा और प्रांग षष्ठा, ये तीन रूप बने। मान लीजिए प्रांग ना होता, सुगण होता तो क्या होता, सुगण षष्ठा होता तो ण आ रहा है कि नहीं, ण आ रहा है कि नहीं, ण और ण किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में आते हो, उसके तुरंत बाद शर हो, ङ और ण के तुरंत बाद में शर हो, तब गुणों कुक टुक शरी। ग होता तो कुक आगम होता, ण है तो कौन सा आगम होगा? अच्छा, पहचानने का तरीका, ग किस वर्ग का है इसलिए कुक, ण किस वर्ग का है इसलिए टुक, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक, ध्वनि के आधार पर भी ण है इसलिए ण के पहले ण वाला पहला अक्षर टुक टा आ जाएगा, ङ था तो ग वाला पहला अक्षर क, कुक का आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देखिए। तो सुगण षष्ठा में टुक आगम होने लगा, किस नियम से? गुणों कुक टुक शरी। पर ये जो नियम लगता है, कैसे लगता है? विकल्प से। तो जब वह नियम नहीं लगेगा तो सुगण षष्ठा एक रूप बना बनाया है ना, ये सिद्ध है। पर यदि कुक या टुक आगम होने लगेगा तो यहाँ ण है, क्रमशः यथा संख्या मनुदेश समान नाम के सहयोग से पता चलेगा कि आप टुक आगम करेंगे। तो टुक आगम कैसा है? ण की, ण के बाद में बैठेगा कि ण के पहले? तो कहा जाएगा आद्यंतौ टकितौ। ट और क की संज्ञा वाला जो होता है वह क्रमशः आदि और अंत में बैठेगा। तो अब आप बताइए, टुक में किसकी संज्ञा होती है? क की संज्ञा होती है, इसलिए यह कित है कि नहीं? कित है। आप कहोगे कि ट की संज्ञा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ट की संज्ञा तो प्रत्यय में होती है ना, प्रत्यय का पहला वर्ण च वर्ग ट वर्ग होता है तभी संज्ञा होती है, तो प्रत्यय तो है नहीं, ये तो आगम है, यहाँ तो होगा नहीं, है ना। तो ऊ की भी संज्ञा हो जाएगी हलंत उपदेश जनुनासिक से बचेगा ट। ठीक, तो यह जो आगम हो रहा है यह कित आगम है। आद्यंतौ टकितौ, इस नियम के आधार पर यह अंत में बैठ जाएगा। ठीक,
जिससे वह आगम होगा उसी का अवयव बन जाएगा। तो सुगण में जो ण है वह ण अब अकेला नहीं रहा, वह अब दो हो गया। ठीक, जैसे शादी होता है ना, विवाह, तो अकेला से वो दुकेला हो जाता है, डबल हो जाता है। वैसे जब आगम होता है ना, तो वह आगम समझ लो विवाह हो गया उसका। ठीक, उसके बाएं साइड या दाहिने साइड उसका जोड़ीदार आ जाएगा। ठीक, बाएं या दाहिने कहीं उसका जोड़ीदार आ जाएगा, तो वह जोड़ी रहेगी। तो यह क्या है, एक ऐसी परिभाषा है, यदागम परिभाषा उसको कहते हैं, परिभाषा शेखर में बताया भी है एक बार मैंने, 14 नंबर की शायद परिभाषा है, यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। जो भी आगम होता है वह उसी का अंग बन जाता है। तो जो आगम हुआ था वर्ण का ही अंग बन जाए। तो सुगण अब सुगण नहीं रहा, सुगण बन गया, सुगण बन गया ना। और फिर इसके बाद षष्ठा है। कहाँ जा रहे हो भाई? बन गया कि नहीं? टुक आगम होने के बाद टुक आगम का ट बचा और षष्ठा है, ये दूसरा रूप भी बन गया। कोई आपत्ति? अभी पहुंचकर रस आदि आएंगे, आएंगे कि नहीं? कहेंगे कि ये रहा चाय, है ना। जैसे आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाती है तो फिर आप पीने लग जाते हैं, वैसे पहुंचकर रस इत्यादियों को सर से पहले चाय मिल जाता है, तो फिर उसको चाय को वह क्या करने लग जाते हैं, वर्ग का द्वितीय वर्ण करने लग जाते हैं। ठीक, तो ट को क्या कर देंगे, ठा। तब पौष्करस इत्यादि आचार्यों के मत में ऐसा भी, ठीक, अणा को आधा करके ही लिख दिया, यहाँ भी ऐसे अणा को आधा करके लिख सकते थे टुक आगम होने के बाद, है ना। ठीक है, तो सुगंठ षष्ठा तीनों बना लिए। कोई आपत्ति? कौनो आपत्ति नहीं थे ना? बुझ गए कि भरता बुझ गया ना। तो अब यहाँ क्या हो गया देख लीजिए, ऐसा वाला बना पौष्करस इत्यादियों के मत में द्वितीय वर्ण होकर, पौष्करस आदि के मत में बना कि नहीं ये वाला, और ये वाला गणों कुक टुक सरी से टुक आगम होकर जब पौष्करस इत्यादियों का मत नहीं लगा तब बना। ठीक है ना। और ये वाला जब टुक आगम हुआ ही नहीं वैसे रह गया तब बना। ठीक, तो कुक आगम टुक आगम यह न और न को हो जाया करता है यदि उसके बाद शर प्रत्याहार का वर्ण हो तो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम एक उदाहरण से विषय को पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, पर यदि और उदाहरण न सोचे जाए, न खोजे जाए, तो फिर वह जल्दी से भूल जाता है ना। तो इसलिए प्रयास करते हैं, खोज लेते हैं एक आध उदाहरण और आप सबको दे देते हैं। ठीक, खाली बोल देंगे, प्रक्रिया समझ गए हैं। अब मान लीजिए प्रांग षष्ठा न होता, प्रांग शेते होता, तो शेते तो भी वैसे होता ना प्रांग, तब कैसा बनता, ये क्ष वाला ना बनता, क्ष वाला ना बनता। देखिए क्या होता, ऐसा रहता प्रांग शेते, तो आगम होकर प्रांग ऐसा होता और शेते का और श का संयोग से क्ष बनता, ये वाले श के संयोग से तो क्ष नहीं बनता ना, है कि नहीं, ऐसा बनता प्रांग शेते। और ख को का को ख भी बन जाता विकल्प से, ऐसा तीन बनता है कि नहीं। और कुछ उदाहरण देखते हैं, प्रांग शेते ऐसा दो बनता, सुगण शेते होता तो ऐसे सुगण शेते, वैसे सुगण बना लेते ना दोनों। और फिर उसके बाद षष्ठा हो गया। अब फिर इसके बाद एक स पर में होता तो षष्ठा न रखते हम सप्तमा रख देते, तो है ना, षष्ठा न रखकर सप्तमा रख देते, तो ये प्रांग क्या होता,
तो भी सर है कि नहीं तुरंत बाद में, तो ग्नो कुक टुक सरी लगता कि नहीं, कुक आगम होता क बचता कि नहीं, प्रांक सप्तमः बचता ना, और का को ख भी कर लेते तो प्रांक सप्तमः, ठीक, का को ख भी होता प्रांक सप्तमः, और जब कुक आगम ना होता तो प्रांक सप्तमः, ऐसा भी बचता। कोई आपत्ति नहीं ना, स्पष्ट है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम डह सी धुट पे, ठीक, किसी को डांटना हो तो इसे डांटिएगा, डह सी धुट, है ना। ऐसे कभी कुछ कुछ कभी कभी सूत्रों की भाषा में बातचीत करते थे। गुजरात में क्या होता है, गुजरात में खिसको को क्या कहते हैं, खस, तो आप कभी कभी ऐसे बोलते थे 3 2 28, 3 2 28 अष्टाध्यायी में सूत्र नंबर है 3 2 28, निकालेंगे तो दिखाई पड़ेगा एजे खस, एजे खस, इधर से खिसको, गुजराती में खस कहते हैं, और गुजराती में रखो, रखो नहीं कहते हैं, मुक, मुक दे, मुक, है ना। तो हम गुजराती में एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, वह है 7 2 82 पे, देख लीजिए शायद 7 2 82, आने मुक, आने मुक पूरी गुजराती होगी, आने मुक मतलब इसको रख दो, गुजराती में आने मतलब इसको, मुक मतलब रख दो, ठीक। तो सूत्रों की भाषा में भी बातचीत होती है, 7 2 82, है ना। अब कुछ लोग ज्यादा कहते, बहुत ज्यादा उत्पाद करोगे तो हम ये चीज बम कर देंगे तुम्हारा, है ना, ये चीज। तो ऐसे मतलब ये किसी बहाने सूत्र को बुद्धि में आना चाहिए, बार बार याद आना चाहिए, है ना। ये कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, मेरी एक विचित्र आदत है, मैं रास्ते में चलता रहता हूँ, कोई शब्द दिखाई पड़ता है, जैसे अभी कुछ दिखाई पड़ेगा, लकड़ी वकड़ी टेढ़ा पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कोई उसी पर वक्र याद आएगा, और वक्र से फिर कोई श्लोक याद आने लगेगा, है ना। हाँ तो चलेगा। अब यहाँ पर आते दह सी धुट, डह सी धुट, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो डह में विभक्ति लगी हुई है पंचमी, ठीक, डह में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी, और सी में कौन सी विभक्ति लगी है, आप कहेंगे डह में षष्ठी काहे नहीं लगी है, वृत्ति में देख लीजिए लिखा है दात परस, ड के पर में दात, ड को क्या अर्थ दिया, दात, और पंचमी लगी होती है तो तस्माद इति, जो कुछ भी कार्य होगा वह उसके पर में होगा, उसके उत्तर में होगा, यही तो था ना। इसीलिए वृत्ति में डह का मतलब क्या लिखा, ड के पर में जो, है ना। और सी में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी, तो सी के पूर्व में जो हो, है ना, दोनों में झगड़ा होने लगेगा। तो इससे क्या होगा पता है, एक कुछ ऐसी चीज होती है, मेरे पास कुछ है, ये मैं आपको दूंगा, ये आप रखो, आप मुझे देंगे आप रखो, ऐसे दोनों के बीच में वो कहाँ जाएगा, है ना। तो ड कह रहा है, ड कह रहा है कि जो कुछ भी कार्य होगा वह ड के बाद में होगा, और सी कह रहा है कि जो कुछ भी कार्य होगा वह स से पहले में होगा, पहले वाले के स्थान। उदाहरण पे देखते हैं, जैसे देख लीजिए, उदाहरण है षड धन संतः, ये संतः, संतः क्या है, सन शब्द है, अस धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगता है, अस धातु से कौन सा है, देखिए धातु है मूलतः अस, उससे प्रत्यय लगता है क्षत्रि, क्षत्रि में से बचता है अत, लशक से श की संज्ञा, और उपदेश जनुनासी की से री की संज्ञा, तो क्षत्रि में से अत बचता है, तो अस अत जोड़ने पर बन जाता है क्या है, आपको लगता है ऐसा बचता है, बनता है ना, पर ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है, स्नसोरल्लोपा, स्न और अस के अ का लोप हो जाया करता है विशेष परिस्थितियों में, अपित
अपित हलादि कितनियत प्रत्यय पर में ऐसा कुछ है ना। तो अस का लोप हो जाएगा, सत बच जाएगा। इसी सत का विभक्ति रूप चलाएंगे तो सन संतो, सत संतो संता है, ऐसा रूप सत संतो संता है, सन संतो संता भी कर सकते। ठीक, तो अब यहां पर देखिएगा वही संता है, छह सज्जन, छह सज्जन यह अर्थ। अब डहसी धुट आएगा कि नहीं। डहसी धुट कहता है कि ड के बाद में धुट आगम होता है, और सी कहेगा ड के बाद में जो है उसके स्थान पर होगा। धुट आगम किसके स्थान पर होगा, ड के बाद में है उसके स्थान पर, यानी इसके स्थान पर धुट आगम होना चाहिए, है ना। पर सी ने कहा नहीं भाई, स से पहले वाले के स्थान पे होगा, यानी इसके स्थान पे होगा, है कि नहीं। डहसी धुट में समझ रहे समस्या, समस्या समझ रहे। पंचमी का जहां निर्देश हो वहां कार्य उसके बाद वाले वर्ण की जगह पर होता है। तो डह में पंचमी लगी है, यानी कार्य जो कुछ होना चाहिए वह ड के बाद वाले वर्ण के स्थान पर, यानी स के स्थान पर होना चाहिए। पंचमी के कहने के कारण ये पता चला डह में। पर सप्तमी लगी हो यदि, तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध। सी में तो सप्तमी लगी है कि नहीं। तो सी से पूर्व वाले के स्थान पर धुट आगम होना चाहिए, डा को धुट आगम होना चाहिए, है कि नहीं। तो दोनों में झगड़ा चलेगा। अब समस्या आपके मन में आएगी कि चलो भाई हम ड को धुट आगम करें या सा को धुट आगम करें। ये देखिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, देखो है ना, धन्य है। अभी अंधेरे का सीजन है, तो ये जब तक बरसात चलेगा दीपावली के मौसम तक, ये खिड़कियों से आते रहेंगे कीट यहाँ पर, यहाँ प्रकाश में, हाँ है ना। तो अब अगर धुट आगम, ध्यान दीजिएगा, धुट आगम मान लीजिए हम यहाँ ड को करते, तो आद्यंतौ टकितौ इस नियम से ड के पहले बैठता, स धुट ड ऐसा होता। और यदि हम धुट आगम स को कर रहे हैं तो आद्यंतौ टकितौ से धुट आगम ट की संज्ञा वाला है, स से पहले बैठेगा, है कि नहीं। तो दोनों में से हम कहाँ धुट रखें। देखिए षड है, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, लिख षड को, ये श है और ड है। अब धुट आगम इस, अगर ड को हो रहा होता, अगर ड को आगम होता सी कहने के कारण, क्योंकि सप्तमी निर्देश से जो कार्य होता है वह उससे पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होता है, यानी ड को हो रहा है तो आद्यंतौ टकितौ इस नियम से उस ड से पहले धुट जुड़ जाता है कि नहीं। पर यदि पंचमी निर्देश को हम ज्यादा महत्व दें कि भाई पंचमी निर्देश को महत्व दें, तो षड के बाद संता है, ड के पर में धुट आगम होगा, ड के पर वाले वर्ण के स्थान पे, तो स के स्थान पर धुट आगम होगा, यानी स से पहले धुट बैठेगा, ठीक ऐसा होगा। समस्या ये उठी हम कहां करें धुट आगम। ड कह रहा है कि ड के बाद में करो, सी कह रहा है सी के पहले करो। अब ड के बाद करेंगे तो स के स्थान पे होने लगेगा, स के पहले करने लगेंगे तो ड के स्थान पर होने लगेगा। समस्या उठ रही है ना, समस्या समझ रहे हैं सभी, समस्या समझ रहे हैं ना सभी। तो एक परिभाषा आएगी, एक परिभाषा जहां कहीं अनियम की व्यवस्था होती है, जहां कहीं भी कठिनाई होती है कि क्या किया जाए, वहां परिभाषाएं काम आती हैं। वो परिभाषा एक है उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। ठीक, अगर दोनों का निर्देश हो तो पंचमी वाला निर्देश ज्यादा बलशाली है। आप कहेंगे कि 5 वाला तो छोटा है, 7 वाला तो बड़ा है, ऐसा कहेंगे नहीं। एक का 5 तारीख को जन्म हुआ, एक का 7 तारीख को जन्म हुआ है,
तो 5 तारीख वाला बड़ा हो जाएगा, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या ऐसा कह दीजिए एक एक सौजस मौट सूत्र का 5वां बेटा है और एक सौजस मौट छस सूत्र का 7वां बेटा है, तो 5वां बेटा बड़ा होगा ना। तो जब दोनों 5वां बेटा काम कह रहा है और 7वां बेटा काम कह रहा है, दोनों काम, तो किसका कहा काम करोगे? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। जहां पर किसी किसी सूत्र में पाणिनि भगवान ने दोनों का निर्देश कर दिया, पंचमी और सप्तमी दोनों का, तो आप पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली समझिएगा। यानी पंचमी विभक्ति वाला जो सूत्र जो कार्य कहेगा वही कार्य कीजिएगा। यानी ड के पर में ही आप धुट आगम कीजिएगा, स से पूर्व में नहीं, स से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर नहीं, ठीक। तो इसीलिए सी का अर्थ क्या होना चाहिए था? सी का अर्थ होना चाहिए था स से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर धुट आगम होगा, पर सी का अर्थ क्या ले लिया? स के स्थान पर धुट आगम होगा। स से ले लिया कि नहीं? समझ रहे हैं? सी का अर्थ क्या ले लिया गया? स के स्थान पर। क्यों? क्योंकि दोनों का निर्देश होने पर पंचमी निर्देश ज्यादा बलशाली हो जाता है, ठीक है। तो जब पंचमी और सप्तमी दोनों है तो सप्तमी जो है ना वो षष्ठी का काम करने लग जाता है। सप्तमी जो है वो षष्ठी का काम करने लग जाता है, सप्तमी वाले के स्थान पर कार्य होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण स्तंभ पूर्व में के भी हमने देखा था। उसके बाद स्तंभ, अरे पर वहां क्या था, उदाहरण स्तंभों में अगर सप्तमी मानते तो वहां पर भी माना जा सकता, और भी मिलेंगे उदाहरण, और भी उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश हो, ठीक। तो निश्चय निष्कर्ष क्या निकला? ड के पर में स आता हो तो उस स के स्थान पर धुट विकल्प से होता है। धुट धुट वा, आप कहेंगे सूत्रों में तो धुड़वा लिखा है, तो धुट धनवा बन जाएगा धुडवा। कैसे बन जाएगा? झलाम जशोंते बन जाएगा कि नहीं? टाको ढ कर देगा, है ना। तो धुट होता है विकल्प से। अब करिए आप धुट आगम, यानी ड है सी है तो धुट आगम किया, अब धुट आगम स के स्थान पर आएगा क्या? नहीं, आज दंतौ टकितौ यह नियम कहेगा, क्योंकि यह ट की संज्ञा वाला है इसलिए यह इससे पूर्व में आ जाएगा। धुट में से था बचता है, वह आदि में जुड़ गया सा के, तो जो संतः था वह संतः नहीं रह गया, संतः बन गया, तो संतः, ठीक हो गया कि नहीं? कोई आपत्ति? तो अब जो था आप बताइए इसके बाद ये खर रहा कि नहीं? ये खर है ना, तो फिर चर लेंगे अब इसको। ये रहा झल, ये रहा खर, तो झल के बाद आता वो खर, तो झल के स्थान पर हो जाता है चर, खरिच। खरिच नियम समझे थे ना? ये नियम ऐसे कई बार आपको लिख के बताया होगा, झल हो उसके बाद हो खर, तो झल के स्थान पर आ जाता है चर, ठीक। तो ये देखिए जो झल झ में आता है था, झल में आता है कि नहीं? झ घटा था, झ घटा था, उसमें था तो दिखाई पड़ गया, है ना। झल के बाद खर, खर है कि नहीं? कब जटा था कब, है ना, खर। तो झल के स्थान पर हो जाएगा चर। चर मतलब क्या? चर होगा, चर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? च टा ता का पा, फिर उसके बाद श स, ठीक। तो आप कहेंगे धा, क्योंकि दंत उच्चारण स्थान वाला है, ठीक। इनमें से चट मूर्धा और तालु वाले थे, कंठ और ओष्ठ वाला है, ये भी तालु वाला, ये भी मूर्धा वाला, और शब्द है ना। धा ठहरा स्पृष्ट, है ना, ये ठहरा ईषद विवृत, ठीक। ये स्पृष्ट, ये स्पृष्ट, ये ईषद विवृत, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ध के स्थान पर खरीचा से चर होगा तो उसी वर्ग का पहला वर्ण थ हो जाएगा,
तो ये जो षड संता षड ध संता बना था ये तब जुड़ जाएगा, बन गया इस तरह वाला। देख लीजिए षट संता है ना, डह सी धुट, डह सी धुट हो जाएगा ना। ड के बाद हो तो धुट आगम हो जाता है ना। अब षट संता है, अब षट संता, तो अब देखिए जो ता है ये भी तो खर है, ता है वो भी तो खर है। तो खरीचा लगाओ फिर से खरीचा लगाओगे तो डा को भी टा कर दोगे, तब बनेगा ये वाला। अभी नहीं, डा हम डा बनाने पे ही बना दिए थे जल्दबाजी में, ठीक। तो डा को टा कर दिए जब खरीचा से दोबारा लगा करके, तो सट तो संता बन गया। डा भी तो झल है, उसके बाद ता भी तो खर है, हो गया काम, खरीचा से हो जाएगा ना। तो सट तो संता हो जाएगा ना। अब इसके बाद जब यह धुट आगम नहीं होगा तो षड कैसे था, क्योंकि यह धुट आगम विकल्प से होता है ना। तो जब धुट आगम नहीं होगा तो ये रहा खर, ये रहा खर, खरीचा से इस झल को चर कर देंगे तो सट संता ऐसा वाला बन जाए, ठीक। तो ड वाला तो नहीं मिलेगा, ड के जगह पे ट ही हो जाएगा, ड के जगह पे ट ही हो जाएगा दोनों परिस्थितियों में। धुट आगम होगा तो धुट के द की जगह पे ता हो जाएगा, ठीक। धुट आगम होगा तो धुट आगम होकर धुट के ध को ता हो जाएगा, तो सट तो संता ता हो गया, तो वो भी खर बन गया। तेरा वर्ण खपा चटाता कप है ना, ये खर है। खर से पहले आने वाले झल के स्थान पर चर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। तो ध को ता हुआ और ता के कारण ही ड को भी ट हो गया, ठीक है। दो बार खरीचा लगाया, दोनों बार चरा, तो फिर वर्ग का पहला वर्ण बचा, ठीक। चर हुआ जब, स्पष्ट है। षट संता, ये इतना पूरा बुझ गया ना, मतलब समझ में आ गया। बुझ गया का मतलब वो बनारस के साइड थोड़ा सा भोजपुरी में बुझा था कि नहीं खे, हाँ बुझे नहीं, हाँ तब बुझला कि नहीं है ना। तो उसी में हम बुझला में थोड़ा सा इष्टा जोड़ देते हैं, बुझल की भरत भर रहा है ना। तो वैसे समझ बूझ से ही बुझल ऐसे बनता है शब्द, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसके बाद जो सूत्र हैं नंबर देखिएगा, नश्च और शीतुक, नश्च और शीतुक है ना। यह डह कह रहा था, ये नह कह रहा है ना। ये डह कह रहा था, ये नह कह रहा है, यानी डह की अनुवृत्ति तो नहीं आएगी ना, है ना। पर नश्च यहाँ सी की अनुवृत्ति आएगी कि नहीं, धुट की आएगी कि नहीं। हो गया, सूत्र बन गया ना, नश्च सी धुट। अष्टाध्यायी क्रम से समझने पर यही आसानी होती है, आसानी यही होती है यदि अष्टाध्यायी के सीरियल के सूत्र एक साथ मिल जाएं तो। आप देखिए यहाँ डह कहा, यहाँ नह कहा, तो जब यहाँ नह की बात शुरू वहां डह की बात खत्म, पर और कुछ दूसरा कहा नहीं गया, तो सी और धुट की बात चल ही रही है ना भाई। डकारांत जाके पर में स आने पर उसको धुट आगम होता है, न के पर में भी, बस नश्च मतलब न के पर में भी। तो क्या जो पिछले सूत्र में कहा गया था, स आने पर उसको धुट आगम होता है ना, वही तो अर्थ हो जाएगा नश्च का भी। तो वही देख लीजिए, यह डात परस से कहा था, यहाँ नान्तात परस से कह दिया। नकारांत, यहाँ डकारांत था, यहाँ नकारांत है। नकारांत के पर में आने वाले स से धुटवा, वही बात, स को धुट हो जाता है। यहाँ भी उभय निर्देश है, नह और सी, नह और सी उभय निर्देश पंचमी निर्देशों बलियान, यही न को ज्यादा बलशाली माना जाएगा, ठीक। न के पर में धुट आगम होगा, स को धुट आगम होगा, ठीक। तो इसका भी उदाहरण आप कहे तो हम समझा देंगे।
समझा देंगे या कहेंगे तो इसको अग्रिम व्याख्यान में बता देंगे, ठीक है। और इसको पूरा ढासी धुट तक बढ़िया से समझ लीजिएगा, इसको पूरा बढ़िया से तैयार करके आइएगा। शीच नश्च और शीतुक, ये सब समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ सूत्र आ रहे हैं ना आगम वाले, ये अच्छे अच्छे के दिमाग को हिला देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इन नियमों को दिमाग में नहीं रख पाते हैं, है नियम नहीं ध्यान रख पाते हैं अच्छे अच्छे विद्वान। तो इसलिए आप इस दांव पेच को समझे रखिएगा कि व्याकरण में कहाँ कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण उसके बाद आए तो कौन कौन सा नियम लग सकता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखते चलिएगा, चलेगा। तो अभी यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।